नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम देहरादून की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून में पेपर लीक होने के विरोध में हजारों छात्र आज सड़कों पर उतर आए। वहां पर पथराव भी हुए, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नौजवानों का कहना है कि वो जब पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, दूसरे की तैयारियां करके बैठते हैं तो वो भी लीक हो जाता है। ऐसे में उनका क्या भविष्य है? नौजवानों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय रेल की अब तस्वीर बदल रही है। एक एक कर कई सारे वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, तो वहीं शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आएंगे। ये जो पोस्टर्स हैं, ये जो बैनर्स हैं, ये आप देख ही सकते हैं। और शुक्रवार के दिन 2 जो वंदे भारत ट्रेन हैं उसका शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा, जिसके यहाँ पर पोस्टर्स दिख रहे हैं। उसकी खबर तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे से पहले किस तरह से ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं इन्हें ढक दिया गया है। एक सफेद चादर से आप इसे देख सकते हैं, ढका गया है। यहाँ पर झंडे लगा दिए गए हैं और झंडे के पीछे एक तरह से झुग्गियों को किस तरह से रोका गया। तो एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दौरे से पहले ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसे ढक दिया गया है, जो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है और उसका उदाहरण है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई में हैं और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के सीएसटी से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक यहाँ मुंबई सीएसटी से शिरडी जाएगी और दूसरी मुंबई सीएसटी से सोलापुर जाएगी। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें इंजन नहीं होता। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो अगला हिस्सा है, ये ड्राइवर कैब है। यहाँ पर लोको पायलट बैठकर ट्रेन को चलाते हैं, संचालित करते हैं और पूरा कंट्रोल ट्रेन का यहीं से होता है, हम देखते हैं। और यहाँ तक कि जो सीसीटीवी लगी है पूरे ट्रेन में, उसको भी यहीं से वो मॉनिटर करते हैं। और इस ट्रेन की खासियत है कि ये पहली ट्रेन होगी जो कि मुंबई से नासिक जाते हुए या फिर मुंबई से पुणे सोलापुर जाते हुए जो घाट सेक्शन पड़ता है, जहां पर कि हमेशा जब कोई भी ट्रेन जाती है तो उसको बैंकर इंजन लगाना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही अपनी स्पीड से उस घाट सेक्शन को चढ़ जाएगी, जो कि सबसे बड़ी खासियत है इस वंदे भारत ट्रेन की। हमारे साथ में है मध्य रेलवे के जीएम नरेश लालवानी जी। सर, एक बड़ी सौगात मिल रही है मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को। ये दोनों ट्रेनें किस तरह से इतिहास रचेंगी मध्य रेलवे के में? देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास इसी स्टेशन से रचा गया था 1853 में, जब पहली ट्रेन चली थी सुपाद्वीप की। और अब जो है मुंबई से ये वंदे भारत चल रही है, जो इस तरह की मुंबई से चलने वाली पहली ट्रेन है। तो इस तरह का इतिहास है। दूसरा बात करें तो घाट सेक्शन में बिना बैंकर के ट्रेनें चलती नहीं थी। ये ट्रेन का ट्रैक्शन मोटर्स काफी पावरफुल हैं, तो बिना बैंकर के घाट पे बिना इंजन बदले ये सीधी जाएगी। मुंबई शिरडी और मुंबई सोलापुर, ये 2 रूट ही क्यों चयन किया गया? देखिए, ये तो रूट्स तो बहुत सारे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है वीटी। आप देखें, उससे आप रिलेट करें, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, शिवलिंग है हमारा। आगे जाएंगे तो शिरडी साईं बाबा का धाम है, तो ये रिलीजियस प्लेसेस कनेक्ट कर रही है। सोलापुर आप जाएंगे, तुलजापुर भवानी का मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर है, पंढरपुर है। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, उस हिसाब से इसको प्लान किया गया है। सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है कि पहले की जो हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन होती हैं, उसमें अगर इमरजेंसी में, आपातकाल में चैन खींचना होता है, लेकिन इसमें ये आप दबा देंगे, पुश टू टॉक, यानी इसको दबाएंगे तो हम जो लोको पायलट है उनसे बात कर सकते हैं, क्या परेशानी है उन्हें बता सकते हैं। 2 डिब्बों का जोड़ अक्सर हम जब दूसरी मेल गाड़ियों में देखते हैं तो वो इस तरह से समतल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल समतल है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें कम से कम जर्क लगता है, यानी कि झटके बहुत कम लगते हैं।
इसीलिए आप आराम से इसमें बैठकर सफर कर सकते हैं। वंदे भारत मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का बढ़ता कदम, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का अद्भुत संगम। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली में फीडबैक यूनिट जासूसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी फीडबैक यूनिट के जरिए आम आदमी पार्टी पर जासूसी करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी करने का आरोप लगाया है। क्या है ये फीडबैक यूनिट और किस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसमें घिरते नजर आ रहे हैं, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। 2015 में बनी फीडबैक यूनिट को लेकर बीजेपी गुरुवार को सड़कों पर उतरी। बीजेपी आईटीओ से लेकर दिल्ली सचिवालय तक मार्च करना चाहती थी, लेकिन आईटीओ पर ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। करना चाह रही है क्योंकि दिल्ली सचिवालय के पास तो वहाँ काफी संघर्ष। बीजेपी के कई नेता हाथों में दूरबीन लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी एफबीयू को लेकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये जाहिर हो गया है, जिसकी एलजी ने इंक्वायरी कर दी है कि ये एमपीज की, बीजेपी के लीडरों की, सरकारी अधिकारियों की, जजेस की, मीडिया की, सबकी जासूसी करने के अंदर लगे हुए थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिना एलजी को बताए, परमिशन लिए, लॉ के खिलाफ इन्होंने एसीबी और विजिलेंस होने के बावजूद भी एक नई फीडबैक यूनिट बनाई ताकि अपनी पॉलिटिक्स को वो कर सकें। उधर पहली बार एफबीयू के मामले पर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी तोड़ी। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लाए हैं कि मैं 2015 से ही इनकी जासूसी करवा रहा हूं। इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व ही सीबीआई, ईडी, पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है, अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं यार। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एफबीयू पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? एलजी ने सीबीआई को केस दर्ज करने की क्यों मंजूरी दी है? एनडीटीवी के पास प्राथमिक शिकायत की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मसलन सितंबर 2015 में कैबिनेट में एफबीयू यानी फीडबैक यूनिट के गठन को मंजूरी बिना कैबिनेट नोट के दी गई। फरवरी 2016 से एफबीयू ने काम करना शुरू किया। उस वक्त उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर 17 लोगों की भर्ती की गई जो पैरामिलिट्री और आईबी जैसी संस्थाओं के रिटायर्ड थे। एक सीक्रेट फंड भी इसके लिए बनाया गया, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज की। फिर इसकी शिकायत सीबीआई को की गई। अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज करने की इजाजत मांगी है। फिलहाल फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका है, इस बाबत आधिकारिक तौर पर एलजी और सीबीआई की ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इसको लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है। 2016 में 7 महीने के बाद ही फीडबैक यूनिट को भले ही भंग कर दिया गया हो, लेकिन 6 साल के बाद में फिर से फीडबैक यूनिट का जिन्न बोतल से बाहर निकला है और इस बार सियासी रंग अख्तियार कर चुका है। अब इस फीडबैक यूनिट ने इन 7 महीनों में किसके ऊपर नजर रखी, उसकी क्या रिपोर्ट थी, ये तो सीबीआई की जब गहराई से जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर सियासत दिल्ली में तेज हो गई है। धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली से जेवियर और शरद शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में जहां किसानों के फसल को बचाने के लिए सरकार पशु आश्रय गौशाला बनाने की दावा करे, उससे कहे कि लोगों को काफी फायदा हुआ है, लेकिन जो खबर सामने आई है उससे सरकार के इन दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सीतापुर में जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो आवारा पशु से इतने परेशान हैं कि उन्होंने स्कूल के क्लासरूम में आवारा पशुओं को बंद कर दिया। जब छात्र वहां पर पहुंचे और देखे कि ये सब हो रहा है तो उनकी जो क्लास है वो पेड़ के नीचे लगाई गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने इन
जो स्कूल में जो आवारा पशु थे उन्हें वहां से हटाने का काम किया, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि ये जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है। इस रिपोर्ट को देखिए। सीतापुर के जहांसापुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जगह यह पशु, इनको उन्हीं ग्रामीणों ने लाकर बंद किया जिनमें कुछ के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इनके लिए समस्या इतनी बड़ी है कि बच्चों की पढ़ाई भूलकर पशुओं को यहाँ लाकर बंद कर दिया। ये उचित तो नहीं है, लेकिन परेशान होकर किसान क्या करे, मजबूरी है। आस पड़ोस में गौशालाएं बनी थी तो ये आश्वासन दिया गया बंद कर लेंगे। बंद कर ले, गौशाला बन रही है, उसमें जो है शिफ्ट हो जाएंगे, जानवर चले जाएंगे। गए तो वापस नहीं जा रहे, वापस किए जा रहे हैं तो कई बार गए हैं, लेकिन वहाँ से लिए नहीं, जानवर नहीं। अध्यापकों के स्टाफ के कहने पर भी जब गांव वालों ने स्कूल नहीं खोलने दिया तो मजबूरन उन्होंने बगल में ही एक पेड़ के नीचे क्लास लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह पहुंचे हम 9:15 बजे, तो गांव वालों ने जानवर बंद करके रखे थे, ताला लगा के रखे। हमने रिक्वेस्ट किया खोल दो, तो बच्चे तो इसमें बैठे हैं, लेकिन वो खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। डीएम ऑफिस में फोन किए हैं, अपने पीओ सर को भी फोन किए हैं। अच्छा, वहाँ से आपको क्या जवाब मिला है? जवाब मिला, अभी फोर्स भेज रहे हैं, लेकिन अभी आई नहीं है फोर्स। आपको सूचना दिए हुए कितना समय हो गया? लगभग 1 घंटा हो रहा है। अच्छा, बच्चे आए थे? हाँ, बच्चे आए थे, 50-60 बच्चे आए थे। अच्छा, अभी भी हैं 10-20 बच्चे इधर उधर गाँव चले गए। शिकायत मिलने पर प्रशासन फौरन तो हरकत में नहीं आया, लेकिन बाद में जब यह खबर मीडिया में आई तो हरकत हुई और वहां से आवारा पशुओं को हटाकर गौशाला ले जाया गया। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने भले ही स्कूल से छुट्टा जानवरों को हटा दिया हो, पर सीतापुर की एक घटना बताती है कि सरकार चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन इस समस्या का अभी स्थायी निदान दूर की कौड़ी है। सीतापुर से समीर के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं गांव-गांव में बने मॉडर्न लाइब्रेरी की। इसकी पहल सरकार ने नहीं बल्कि गांव वालों ने की है। चंदा इकट्ठा कर अपने बच्चों के लिए उन्होंने गांव में मॉडर्न लाइब्रेरी बना दी। गाजियाबाद के एक गांव ने इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते 2.5 साल के भीतर देश के अलग अलग राज्यों में 500 ऐसे गांव हैं जहां पर हाईटेक मॉडर्न लाइब्रेरी तैयार है। इस रिपोर्ट को देखिए। कहीं मंदिर में लाइब्रेरी तो कहीं मदरसे में लाइब्रेरी। जहां ग्राम पंचायत की जमीन मिल गई वहां भी खुल गई लाइब्रेरी। सरकार ने नहीं, गांव वालों ने खुद के चंदे से जमा पैसों से इस सोच को साकार किया है। गाजियाबाद के गनौली में नौकरी पेशा लोगों ने रखी इसकी नींव और चल पड़ा ये सिलसिला। करीब 2.5 साल पहले हमने शुरुआत की, अगस्त 2020, और लोगों के हम 500 गाँव में अब तक हम जा चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं और अपना व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ चलता है, इससे हम लोगों को संपर्क करते हैं। आज हम 7 राज्यों में हमारी ग्राम पंचायत टीम काम कर रही है। और कोरोना काल ने एक मौका दिया। जी, हम आपदा को हमने अवसर में चेंज किया। कहने को गांव, लेकिन सोच के दम पर किसी बड़े शहर जैसी सुविधाओं से सजी लाइब्रेरी। एसी, वाईफाई, क्यूबिकल, सबका इंतजाम है और सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में भी। ना कोई रखवाली करने वाला और ना ही किसी बच्चे को पत्रिका या अखबार की कोई कीमत ही अदा करनी है। सब कुछ एकदम मुफ्त। एसी चलता है, पंखे भी चलते हैं पूरे, और जैसे लाइट नहीं होती तो भी है, हाँ, वाईफाई की भी सुविधा है। मतलब जो माहौल चाहिए ना अच्छी लाइब्रेरी में होता है। जैसे मुखर्जी नगर में जाओ, इसी लाइब्रेरी का अगर ऐसी कंडीशन में रहेगी तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए तक की फीस रहती है मेरी, वो भी 12 घंटे की। यहाँ निःशुल्क लाइब्रेरी है और 24 घंटे ओपन रहती है। सभी आते हैं, पर ज्यादातर 10th-12th के और कंपटीशन के बच्चे आते हैं। सभी लोग आपस में देखते हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि हाँ ये क्या पढ़ रहा है, इससे ज्यादा पढ़ूं मैं, ऐसा करूं। घर पे अकेले बैठने में, सोलो पढ़ने में और साथ में पढ़ने में बहुत फर्क होता है। यह है बागपत के घिटौड़ा गांव की लाइब्रेरी। गांव वालों के 40 लाख के चंदे से तैयार हुई। यहाँ लड़कों का अलग कमरा है और लड़कियों का अलग। इन सब में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का कमरा भी अलग है। लाइब्रेरी के लिए हमें दूर जाना होता था, उसके लिए टाइम बहुत वेस्ट होता था।
अभी यही है घर पास के, इसके आसपास ही है, तो टाइम बचता है जाने के लिए। घर पे वैसे पढ़ाई हो जाती है, लेकिन कभी कोई थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहता है, तो यहाँ पे हम अपने आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ना कोई डिस्टरबेंस ना कुछ। पठन पाठन का कमरा तो है ही, अलग से किताबों के भी कमरे का इंतजाम है। गांव के लोग ही किताब भी दान करते हैं। ये इमारत भी देश के कल को बेहतर कल देने को लेकर तैयार हो रही है। कुछ दिनों के भीतर गाजियाबाद के मेवला गांव की इस बिल्डिंग में भी लाइब्रेरी तैयार होगी। एक पहल बेहतर कल को लेकर, खुद के दम पर सुविधा मुहैया कराकर माहौल बदलने की एक मुहिम। गांव दान के जरिए ग्राम पाठशाला की इस सोच को सलाम, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। गाजियाबाद और बागपत से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामलों के बाद घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित खौफ में हैं। वो सरकार से कह रहे हैं कि कश्मीर में उनकी जान को खतरा है और उनकी जो ट्रांसफर है उसे जम्मू में किसी सुरक्षित स्थान पर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन शायद इनकी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है। 8 महीने से इन्हें वेतन भी नहीं मिला है। ये कैसी रिहैबिलिटेशन है? अब पिछले 7 महीने से ऑलमोस्ट सैलरीज बंद है। इन्होंने घर छोड़ा, सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन न जम्मू कश्मीर का प्रशासन और न ही दिल्ली में सरकार इनकी तकलीफें समझ पा रही है। कश्मीरी पंडितों के हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जब जम्मू में कश्मीरी पंडितों की जब्ती शरणार्थी शिविर का दौरा करने पहुंचे, तो शिकायतों की झड़ी लग गई उनके सामने। जो भी अभी तो सबकी मिल जाएगी। इस कंडीशन में नहीं ज्वाइन करें, बिकॉज़ आप वहाँ पे रहने की हमसे ग्राउंड रियलिटी आप हमसे समझ लीजिए। आप लोग गुमराह करेंगे, कोई कुछ काम नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर करूँगा। एलजी साहब चले गए, भरोसा दिलाया कि जायज मांगों पर विचार होगा, लेकिन इनके हालात बदल नहीं रहे। पीएम पैकेज के तहत जिन पंडितों को नौकरियां मिली थी, उनकी तनख्वाहें पिछले 8 महीने से आई नहीं। ये कैसी रिहैबिलिटेशन है? ये सजा है, सजाए रिहैबिलिटेशन है। ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन नहीं है। मारो पैकेज, ये पीएम पैकेज नहीं है, ये पंडित मारो पैकेज है। कश्मीरी पंडितों को जम्मू में प्रदर्शन करते हुए अब 280 दिन हो गए हैं। बार बार हाथ जोड़कर अब वो प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व इनके लिए अहम होता है, लेकिन इस बार ये सब बहुत ही मायूस हैं। हमारा जो ये शिवरात्रि का परम त्योहार है, जो कि अभी 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बाकी त्योहारों की तरह ये वाला त्योहार भी ऐसे ही काला ना चला जाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही विनम्र भाव से, दोनों हाथ जोड़ के हम सब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज से आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारी सैलरीज रिलीज कर लीजिए। हम आपसे विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि पिछले 8 महीने से जो हमारे वेतन रुके हुए हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, तो आप वो हमें कृपा करके रिलीज कर दीजिए। जो साल भर का हमारा ये एक परम त्यौहार है शिवरात्रि, ताकि वो हम अपने बच्चों के साथ घर में त्यौहार मना सकें। 2008 में घोषित प्रधानमंत्री के रोजगार पैकेज के तहत चयन के बाद लगभग 5000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी गई, लेकिन पिछले साल राहुल भट्ट की हत्या के बाद ज्यादातर कर्मचारी घाटी छोड़ जम्मू आ गए थे। वैसे केंद्र का दावा है कि घाटी में हालात बदले हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया है कि 2023 के पहले महीने में 7 नागरिक मारे जा चुके हैं और 23 घायल हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की लड़ाई के कई पहलू हैं। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अपने अपने ढंग से उन्हें पेश करती रहती हैं और उनका इस्तेमाल करती रहती हैं। जब से ये संसद का सत्र शुरू हुआ है, अब उन सभी पंडितों की निगाहें संसद की ओर हैं कि शायद कोई राजनीतिक दल उनका भी मुद्दा उठाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किए गए एक अपील के बारे में बताएंगे। उनकी मांग है कि 14 फरवरी को काउ हग डे के तौर पर मनाया जाए। But I don't think she likes it.
भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 14 फरवरी को लेकर एक बड़ी अलग अपील की है। उन्होंने 14 फरवरी को काऊ हग डे के तौर पर मनाने की अपील की है। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी बढ़ेगी। यह भी कहा गया है कि पश्चिमी सभ्यता के विकास के कारण वैदिक परंपराएं खत्म होने की कगार पर हैं। वैसे हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने 14 फरवरी से पहले ही काऊ हग डे करने की कोशिश की, लेकिन क्या कुछ हुआ, खैर वो तो आप इस वीडियो में ही देख लेंगे। But I don't think she likes it. So consent is important. No. तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।